स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक होगा केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्किल हैलाइड। मैं आपको याद दिला देती हूँ, हमारा चैप्टर चल रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया एल्किल हैलाइड को प्रिपेयर कैसे किया जाता है और उसके रिलेटेड जितने भी रिएक्शंस थे, इवन जो नेम रिएक्शन है जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछ ली जाती है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया हुंस-डिकर रिएक्शन, स्वार्ट रिएक्शन और फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। तो उन वीडियोस को आप ज़रूर देखो क्योंकि ये नेम रिएक्शंस है और इनको पूछा जाता है। तो आज का जो टॉपिक हम क्लियर करने वाले हैं वो है एल्किल हैलाइड की केमिकल। सब्सक्राइब द चैनल अब ये एंड प्रेस केमिकल द बेल प्रॉपर्टीज़ होती क्या आइकन। है? एक्चुअल में एल्किल हैलाइड तो हमने बना लिया। अब एल्किल हैलाइड क्या था? RX एल्किल और ये हैलाइड, ये तो प्रिपेयर हो गया। अब ये अदर कंपाउंड्स के साथ में कैसे रिएक्टिविटी अपनी शो करता है, किस तरीके से ये रिएक्शन उनके साथ करता है, इसी पूरी चीज़ को हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। तो एल्किल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पहला जो पॉइंट होगा हमारा वो होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है? सबसे पहले तो मैं ये बता देती हूँ, उसके बाद में इसको कितने पार्ट्स में क्लासिफाइड किया है वो बताऊंगी, फिर उन दोनों की मैकेनिज़्म और उनकी प्रॉपर्टीज़ को हम क्लियर करेंगे। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक यानी कि इसमें एक न्यूक्लियोफाइल आता है जिसका सिंबल होता है NU और इसके ऊपर चार्ज रहता है माइनस। न्यूक्लियोफाइल, इसका मीनिंग क्या होता है? ये जो न्यूक्लियोफाइल होता है ये न्यूक्लियस के साइड बहुत ही अफेक्शन रखता है, ये न्यूक्लियस से लव करता है, या हम ऐसे बोल सकते हैं पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज़ इसे बहुत पसंद होती है। अब अगर इसको पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज़ पसंद है तो इसका नेगेटिव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जानते हैं ना ओपोजिट चार्ज स्पीशीज़ में ही अट्रैक्शन होता है। तो न्यूक्लियोफाइल खुद जो है वो हमेशा एक नेगेटिव चार्ज स्पीशीज़ होगी, तभी तो वह न्यूक्लियस कैसा होता है? पॉजिटिव, तभी तो वह पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज़ की ओर अफेक्शन रखेगा, लव रखेगा। तो न्यूक्लियोफाइल क्या हो गया? खुद तो होगा नेगेटिव चार्ज स्पीशीज़ और पॉजिटिव के प्रति वह अफेक्शन रखेगा, ये होता है हमारा न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल के हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ये क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हाइड्रोक्सिल, साइनाइड। हम देख रहे हैं जितनी भी स्पीशीज़ है सारी नेगेटिव चार्ज्ड है। तो ये जितनी भी नेगेटिव चार्ज स्पीशीज़ है ये सारी न्यूक्लियोफाइल्स है। ये किसकी तरफ जाना चाहेगी? हमेशा पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज़ की, और ये फटाफट जाना चाहेगी, उनके ऊपर अटैक करेगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है वो बताती हूँ मैं आपको। मान लेते हैं ये हमारा एक एल्किल हैलाइड है, ये एल्किल और ये हैलाइड, क्योंकि हम इसी की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देख रहे हैं तो इसका यहाँ होना बहुत ही अर्जेंट है। एल्किल हैलाइड पर ये न्यूक्लियोफाइल जो कि नेगेटिव चार्ज है ये रिएक्शन करेगा। इसकी इच्छा क्या है कि ये यहाँ पर एल्किल के पास आकर के बैठ जाए। तो सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर इनका ये जो हैलोजन है ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है जो यहाँ पर पहले से प्रेजेंट है। अब ये न्यूक्लियोफाइल कैसे हुआ? ये R यानी कि मिथाइल ग्रुप या इथाइल या प्रोपाइल कुछ भी हो सकता है। X यानी कि मैं यहाँ लगा देती हूँ हैलाइड, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो या आइडो। हम जानते हैं कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ज़्यादा होती है, यानी कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन एटम से ज़्यादा है, तो ये नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो यहाँ पर ये नेगेटिवली चार्ज्ड है यानी कि ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है जो पहले से यहाँ पर अटैच्ड है। ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ आएगा, इसे यहाँ से हटाएगा और खुद यहाँ पर बैठ जाएगा। रिएक्शन कुछ ऐसे होगी, RNU + Cl-। ठीक है, तो एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को हटाया और खुद वहाँ पर बैठ गया, यानी कि एक्सचेंज हो गया यहाँ पर। तो इस पूरी रिएक्शन को हम बोल सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ने ही दूसरे न्यूक्लियोफाइल को यहाँ से हटा दिया, रिमूव कर दिया,
और वहाँ पर खुद आकर के बैठ गया। इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं अपन। ये मैंने ले लिया यहाँ पर CH3, X की जगह ले लेते हैं Cl प्लस न्यूक्लियोफाइल की जगह मैंने ले लिया हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहाँ से आया होगा? ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से आ सकता है, यानी NaOH से आ सकता है। ये H2O वाटर मॉलिक्यूल से भी आ सकता है। तो ये OH ग्रुप है, यानी कि ये एक न्यूक्लियोफाइल है। इसे कौन चाहिए? पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज़। अब ये यहाँ पर रिएक्शन करेगा, इसको यहाँ से रिप्लेस करके खुद यहाँ आकर के बैठ जाएगा और ये बेचारा यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ये जब यहाँ से रिमूव होता है तो कैसे रिमूव होता होगा? ये कार्बन था, इससे 3 हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड थे, चौथा क्लोरीन था। यहाँ पर ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन है और ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है। जब ये क्लोरीन इस कार्बन से रिमूव हुआ, खुद के एक इलेक्ट्रॉन को तो लिया इसने, साथ में कार्बन के भी एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के यहाँ से उड़ गया। तो यहाँ पर हम लिखते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड। ये हो गई हमारी कंप्लीट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसकी लैंग्वेज क्या होगी? ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें एक न्यूक्लियोफाइल एल्किल हैलाइड में प्रेजेंट न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करके खुद वहाँ बैठ जाता है। इन रिएक्शन को हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। इनकी मैकेनिज़्म के बेस पर हम इन रिएक्शन को 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड कर सकते हैं। देखो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शॉर्ट में लिखूँ तो SN हुआ, ये न्यूक्लियोफिलिक, ये सब्स्टिट्यूशन। ये जो रिएक्शन थी ये और कैसे हो सकती है, इसकी मैकेनिज़्म के बेस पर हमने इसको 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड कर दिया। वो जो 2 पार्ट्स है वो है SN1 और SN2। ये हो जाएगा हमारा SN1 और ये हो जाएगा हमारा SN2। अब SN1 और SN2 क्या होता है उसको हम देख लेते हैं। ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है, इनकी मैकेनिज़्म और इनको कितने पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है। तो ये 2 तरह की होती है, SN1 एंड SN2। पहली जो है वो है SN1। SN1 का मतलब 1 का मीनिंग हुआ यहाँ पर यूनिमॉलिक्यूलर, S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, यानी कि यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और हिंदी में अगर हम बोले तो एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब इसकी मैकेनिज़्म को देखते हैं। सबसे पहले आपको एक पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि ये जो SN1 रिएक्शन है ये 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। पहला जो स्टेप है उसमें एक कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन होता है। तो फर्स्ट स्टेप करते हैं अपन। सबसे पहले एल्किल हैलाइड। ये जो एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड के लिए मैंने यहाँ पर लिया है मिथाइल क्लोराइड। सबसे पहले क्या होता है, ये जो मिथाइल क्लोराइड है यह इसमें से ये वाली जो चीज़ है, यानी कि जो हैलोजन एटम है या हम बोल सकते हैं एक न्यूक्लियोफाइल, ये यहाँ से हट जाता है। अब जब ये यहाँ से हटेगा तो नेचुरल है इस बॉन्ड का ब्रेक होगा। यहाँ पर ये बॉन्ड क्या है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नेचुरल है क्लोरीन का है। ये क्लोरीन जब यहाँ से जाता है अपने इस इलेक्ट्रॉन के साथ साथ कार्बन के भी इलेक्ट्रॉन को लेकर के यहाँ से हटता है। तो हम यहाँ लिखते हैं इस तरीके से। और हम जानते हैं कि कार्बन और क्लोरीन, इन दोनों में से क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो कार्बन अब पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि वह स्पीशीज़ जो इलेक्ट्रॉन को दे देती है, डोनेट कर देती है, दैट इज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड। और वह स्पीशीज़ जो इलेक्ट्रॉन को वहाँ से लेकर के चली जाती है वह हमेशा नेगेटिवली चार्ज्ड होती है। तो क्योंकि क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन के साथ साथ बेचारे कार्बन के भी इलेक्ट्रॉन को लेकर के उड़ गया, तो इसको हम यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज से डिनोट करेंगे। ये एक न्यूक्लियोफाइल था, ये यहाँ से हट चुका है। अब यहाँ पर जो चीज़ बनी है उसे हम बोलते हैं कार्ब कैटायन। तो यह कैसे बना होगा, ये है कार्बन सेंट्रल एटम और ये बेचारे इसके छोटे छोटे से H एटम्स, ठीक है। और क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन भी इस क्लोरीन को दे दिया,
कि हाँ तू इसको ले ले और चला जा, मुझे फ्री कर दे, तो यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो चीज़ बनकर के यहाँ पर तैयार हुई है ये बोली जाती है कार्ब कैटायन। तो हम कह सकते हैं कि SN1 रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप में कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन होता है। कार्ब कैटायन जितना अच्छा होगा, जितना स्टेबल होगा, उतना अच्छा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। दूसरी बात, ये वाला जो स्टेप है ये बहुत ही स्लो स्टेप है। 2 स्टेप में कंप्लीट होती है SN1। फर्स्ट स्टेप बहुत ही स्लो स्टेप होता है, बिल्कुल धीरे धीरे क्लोरीन यहाँ से झगड़े करके खुद के और कार्बन के इलेक्ट्रॉन को लेकर के सेपरेट होता है। तो झगड़ा करने में थोड़ी टाइम तो लगेगी। इसने झगड़ा किया, छीना झपटी हुई, फिर कार्बन ने कहा हाँ मेरे इलेक्ट्रॉन ले ले और तू यहाँ से चलता बन। तो ये स्टेप कंपेरेटिवली स्लोएस्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप कैसे होता होगा, ये हो जाएगा हमारा सेकंड स्टेप। ये जो कार्ब कैटायन है ये मैं यहाँ लिख लेती हूँ। ये कार्ब कैटायन, इसके ऊपर ये न्यूक्लियोफाइल के लिए हम यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, नेगेटिवली चार्ज्ड। इसको तो वैसे भी कोई पॉजिटिवली चार्ज चाहिए। पहले मैं आपको बता चुकी हूँ न्यूक्लियोफाइल खुद कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड। उनको हमेशा ज़रूरत रहती है कि कोई पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज़ मुझे मिले तो मैं उसके ऊपर अटैक कर दूं। ये बेचारा पॉजिटिवली चार्ज कार्ब कैटायन, और इसको तो चाहिए कि मैं इसके साथ जाऊं और इसके ऊपर जा कर के अटैक कर दूं। तो ये इसके ऊपर बिल्कुल फटाफट अटैक बोल देता है बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा, ये इसके छोटे छोटे प्यारे प्यारे H एटम्स, और ये यहाँ पर आकर के ऐड हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हमारा सेकंड स्टेप बिल्कुल फास्ट स्टेप होता है। यहाँ लिख देती हूँ मैं, फर्स्ट स्टेप जो था वो बहुत ही स्लो स्टेप था, जबकि सेकंड वाला जो है वो फास्टेस्ट स्टेप रहता है। जल्दी से न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज्ड फटाफट पॉजिटिवली चार्ज कार्ब कैटायन के ऊपर आकर के चिपक जाता है। ये हो गई हमारी कंप्लीट SN1 रिएक्शन। इसको फटाफट मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। ये कंप्लीट रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। इसमें फर्स्ट स्टेप में कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन होता है, क्लोरीन एटम अपने और कार्बन एटम के इलेक्ट्रॉन को लेकर के सेपरेट होता है। ये फर्स्ट स्टेप बहुत ही स्लो स्टेप होता है। सेकंड में कार्ब कैटायन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देता है और वह यहाँ पर ऐड हो जाता है। तो यही पूरी इस चीज़ में हुआ, एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल का स्थान ले लिया, उसकी जगह पर जाकर के बैठ गया। तो ये हो गई हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक चीज़ और बता देती हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। कभी भी किसी भी रिएक्शन में अगर कोई स्टेप बहुत ही स्लो स्टेप हो, 2-3 स्टेप में अगर वो पूरी हो रही हो, और कोई स्टेप अगर धीमा हो, बहुत ही स्लो हो, तो वही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। उसी से हम रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करते हैं। तो नेचुरल है फर्स्ट स्टेप जो है वो बहुत ही स्लो है, तो यहीं से हम अभिक्रिया के वेग को डिसाइड करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन को लिखेंगे। अब ये रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं, वैसे तो हम केमिकल काइनेटिक्स में सीख चुके हैं। अब इसके लिए कैसे लिखा जाता है वो यहाँ समझा देती हूँ। क्योंकि मैंने बताया केमिकल काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन या वेग उस स्टेप से लिखी जाती है जो बहुत ही स्लो होता है। तो स्लो कौन सा है, फर्स्ट स्टेप। और रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, किसी भी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग लिखी जाती है। तो हम देख रहे हैं फर्स्ट स्टेप में रिएक्टेंट कौन है, केवल यही तो है, एल्किल हैलाइड है। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये वेग या रेट ऑफ रिएक्शन, यहाँ लिखेंगे के, ये एक कांस्टेंट है, और यहाँ लिखेंगे वह रिएक्टेंट जिसकी कॉन्सेंट्रेशन पर ये डिपेंड करेगा। ये फर्स्ट स्टेप स्लोएस्ट स्टेप, और इसका रिएक्टेंट कौन है, एल्किल हैलाइड। ये शॉर्ट में हम ऐसे लिखते हैं एल्किल हैलाइड। हमें अगर यही लिखना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम CH3Cl लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा इसका रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। वेग इज इक्वल टू के यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट, और ये है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कौन सा रिएक्टेंट, जो
ऐसे स्टेप में पार्टिसिपेट कर रहा हो जो कि बहुत ही स्लो स्टेप हो। तो क्योंकि हम देख रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन केवल एक ही रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, कोई दूसरा यहाँ पर रिएक्टेंट है ही नहीं, दूसरा आएगा भी कैसे, क्योंकि फर्स्ट स्टेप पर ही डिसाइड हो रहा है। ये फर्स्ट स्टेप में एक ही रिएक्टेंट है, तो एक ही रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, इसीलिए इसको यूनिमॉलिक्यूलर कहा जाता है, या इस कंप्लीट रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी जो है वो 1 है। यही कारण है कि इस कंप्लीट रिएक्शन को यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि SN1 इसको नाम क्यों दिया, क्यों इसकी रेट ऑफ रिएक्शन 1 है। फिर से मैं आपको ये वाला स्टेप अच्छे से समझा देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहे। किसी भी केमिकल रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी अगर हमें डिसाइड करनी हो, रेट ऑफ रिएक्शन भी अगर हमें लिखना हो, तो हम देखते हैं कि उस पूरी मैकेनिज़्म में सबसे स्लो स्टेप कौन सा है। जो स्लो स्टेप है वही आपकी रेट ऑफ रिएक्शन डिसाइड करता है, वही आपका रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसी से हम लिख सकते हैं। यहाँ पर ये रहा स्टेप, इसमें एक रिएक्टेंट है, इसकी कंसंट्रेशन पर ये पूरा डिपेंड करेगा। रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का तरीका यही होता है। ये रहा, ये हमने लिख दिया, इसीलिए इसको यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पर रिप्लेस कर दिया था। तो ये हो गया SN1। कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें और है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि SN1 से ही रिलेटेड है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं इनकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, यानी कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या रहता होगा। मीनिंग क्या हुआ इस बात का, SN1 रिएक्शन के लिए ऐसे कौन से कार्बोकैटायन हैं जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करेंगे। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया SN1 मैकेनिज़्म 2 स्टेप में पूरी हो रही थी। फर्स्ट स्टेप बहुत ही स्लो था, और जो स्लो स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखना बता दिया, ये यूनिमॉलिक्यूलर कैसे होती है वो बता दिया। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन बनता है। मैंने आपको बताया कार्बोकैटायन जितना अच्छा स्टेबल होगा, प्रोडक्ट उतना ही अच्छा बनेगा। अब कार्बोकैटायन कितने तरह के हो सकते हैं वो हम देखते हैं। यहाँ मैंने कुछ कार्बोकैटायंस बनाए हैं। ये है मिथाइल कार्बोकैटायन, ये है कार्बन, और इससे अटैच्ड है 3H एटम्स, बिल्कुल छोटे छोटे से। फिर यहाँ पर मैंने बनाया है 1 डिग्री कार्बोकैटायन। ये कार्बन पॉजिटिवली चार्ज्ड क्यों है वो मैं बता चुकी हूँ। हैलोजन जो था, हैलाइड जो था, न्यूक्लियोफाइल जो था, लिविंग एजेंट जो था, उसने क्या किया, खुद के इलेक्ट्रॉन को, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को, दोनों को लिया और अलग हो गया। वो नेगेटिवली चार्ज था, और क्योंकि इसने डोनेशन दिया तो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और इसे हमने नाम दे दिया कार्बोकैटायन। ये है मिथाइल कार्बोकैटायन, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन, क्योंकि ये कार्बन एक मिथाइल ग्रुप से अटैच्ड है। फिर मैंने यहाँ पर 2 बल्कि ग्रुप लगा दिए, 2 बड़े बड़े मिथाइल ग्रुप ला करके लगा दिए, तो ये बन गया 2 डिग्री कार्बोकैटायन। फिर मैंने इस कार्बन के तीनों तरफ 3 बड़े बड़े ग्रुप ला करके लगा दिए, मिथाइल ग्रुप लगा दिए, ये बन गया 3 डिग्री कार्बोकैटायन। अब इसको ऐसे समझते हैं। पहली बात आप ध्यान से सुनना, SN1 के प्रति रिएक्टिविटी वही अधिक शो करेगा जो बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। अब इनमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल जो होगा वही अच्छा प्रोडक्ट देगा। इसे हम यूँ मानते हैं, मान लेते हैं ये जो सेंटर एटम है कार्बन, ये बहुत ही छोटा सा प्यारा सा एक न्यूबॉर्न बेबी है, ठीक है। मैंने यहाँ पर 3 इनसे जस्ट बड़े बच्चों को यहाँ पर बिठा दिया, यानी ये तो न्यूबॉर्न बेबी, और ये जो छोटे छोटे प्यारे प्यारे हैं ये 2.5 या 2 इयर्स के बेबीज़ है। मैंने इनको बोला आप इस न्यूबॉर्न बेबी का थोड़ा सा प्रोटेक्शन करना कि ये नीचे नहीं गिर जाए, ठीक है। अब ये बेचारे खुद इतने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, ये खुद भी शैतानी करते हैं तो नीचे गिर जाते हैं। ये इसका कैसे प्रोटेक्शन करेंगे, ये इसको प्रोटेक्ट कर ही नहीं पा रहे हैं, तो ये जो पूरा ग्रुप है ना ये अनस्टेबल सा है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस न्यूबॉर्न बेबी को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक 5 ईयर के बच्चे को ला करके बिठा दिया, एक बल्कि ग्रुप ला करके बिठा दिया। वो कौन है, मिथाइल, ठीक है। इसमें मिथाइल को हम कैसे लिखते हैं आप अच्छे से जानते हैं, ये होता है कार्बन, इसके वापस तीनों तरफ H एटम्स जुड़े हुए हैं, तो ये
जो ग्रुप हुआ ये इन तीनों पिद्दियों से थोड़ा सा बल्कि हुआ, थोड़ा सा बड़ा हुआ, ये यहाँ पर रख दिया। अब ये तीनों मिलके इसको थोड़ा ढंग से प्रोटेक्ट कर पाएंगे। फिर अभी भी इनको इतना ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं मिली क्योंकि ये बिल्कुल ही नाजुक से हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये इसे अच्छे से प्रोटेक्ट कर ही नहीं पा रहे। अब मैंने यहाँ पर 2 बड़े बड़े बच्चों को ला करके बिठा दिया, यानी कि 2 बल्कि ग्रुप, 2 मिथाइल ग्रुप को ला करके बिठाया। फिर एंड में मैंने कहा इस न्यूबॉर्न बेबी को तो अच्छे से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, वरना ये साले छोटे छोटे पिद्दी से बच्चे इसको खुद के चक्कर में नीचे गिरा देंगे, मार देंगे इसको। तो मैंने यहाँ पर तीनों ही बड़े बच्चों को ला करके बिठा दिया, ठीक है, तीनों ही बल्कि ग्रुप, मिथाइल ग्रुप। अब आप मुझे ये बताओ इन सब में से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हुआ? नेचुरल है। इस न्यूबॉर्न बेबी की केयर करने के लिए मैंने 3 बड़े बड़े ग्रुप को, 3 बड़े बड़े बच्चों को लाके बिठाया है, तो वो बहुत अच्छे से इस न्यूबॉर्न बेबी को प्रोटेक्ट करेंगे, तो ये बहुत स्टेबल होगा। तो SN1 रिएक्शन के लिए 3 डिग्री कार्ब कैटायन बहुत ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है वो यहाँ लिख दिया मैंने। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड्स, नेचुरल है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है तो उसमें 3 डिग्री कार्ब कैटायन बनेगा, वो हाईएस्ट रिएक्टिविटी शो करता है। तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड इज़ ग्रेटर देन 2 डिग्री एल्किल हैलाइड इज़ ग्रेटर देन 1 डिग्री एल्किल हैलाइड इज़ ग्रेटर देन, मैंने लिखा नहीं है, नेचुरल है, इसका नाम आएगा मिथाइल ग्रुप, ठीक है ना। कहने का मतलब SN1 के लिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी कौन शो करेगा? जो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड से 3 डिग्री कार्ब कैटायन बनेगा और वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। कार्ब कैटायन पर पूरा गेम चल रहा है, जितना अच्छा कार्ब कैटायन बनेगा उतना अच्छा SN1 मैकेनिज़्म कंप्लीट होगा। तो ये हो गई हमारी पूरी यहाँ पर SN1 रिएक्शन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करेंगे SN2 रिएक्शन, यानी कि बाईमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखते हैं SN2 मैकेनिज़्म कैसे कंप्लीट होती है। SN2 यानी कि बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब इसे बाईमॉलिक्यूलर क्यों बोलते हैं? क्योंकि नेचुरल है, मॉलिक्यूलरिटी 2 रहती होगी। अब वो 2 कैसे रहती है वो हम मैकेनिज़्म के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मान लेते हैं ये एक एल्किल हैलाइड है, मैंने मिथाइल क्लोराइड लिया CH3Cl, ये कार्बन एटम और 3 यहाँ पर H एटम्स है और ये रहा क्लोरीन। अब यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल आएगा अटैक करने के लिए। हम यहाँ पर देखते हैं सबसे पहली बात, SN2 मैकेनिज़्म केवल एक स्टेप में ही कंप्लीट हो जाती है, जबकि SN1 2 स्टेप्स में कंप्लीट हो रही थी। यहाँ पर ये केवल एक स्टेप में ही पूरी होगी। अब कैसे होगी? यहाँ पर ये लिख दिया मैंने, यहाँ पर एक एल्किल हैलाइड यानी मिथाइल क्लोराइड, ये न्यूक्लियोफाइल आया यहाँ पर आक्रमण करने के लिए, बट बेचारा फंस जाता है। अब कैसे फंसता है? न्यूक्लियोफाइल हम अच्छे से जानते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो क्लोरीन है, यहाँ पर इसके चारों और यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन का क्लाउड रहता है, ये भी तो नेगेटिवली चार्ज्ड है। ये नेगेटिवली चार्ज्ड, ये नेगेटिवली चार्ज, जब दोनों पास में आएंगे तो रिपल्शन होगा, धक्का मुक्की होगी। अब ये बेचारा यहाँ पर अटैक कर नहीं सकता, तो ये स्थान देखता है कि मैं कैसे यहाँ पर आक्रमण करूँ, अटैक करूँ और इसको यहाँ से धक्का मार के भेज दूँ और मैं यहाँ बैठ जाऊँ। तो ये क्या करता है, सामने से तो अटैक कर नहीं सकता, तो ये बदमाशी करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे दुश्मन हमारे ऊपर पीछे से वार करते हैं, आकर के पीछे से खंजर कमर में हमारे मार देते हैं। ये जाएगा और पीछे से आक्रमण करेगा, इसकी बैक में अटैक करेगा। अब इसने बैक अटैक किया, यहाँ पर बैक अटैक किया तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर ऐड हो गया। हम देख रहे हैं जब ये ऐड होता है यहाँ पर, तो ये क्यों ऐड हुआ? ये धक्का मारता है कार्बन को, ताकि कार्बन धक्का मारे क्लोरीन को और क्लोरीन वहाँ से हटे तो ये वहाँ पर जम जाए, बैक में उसके जम जाए। तो ऐसी धक्का मुक्की में बीच में एक स्टेट बनती है यहाँ पर, ये यहाँ पर जमना चाह रहा है, मैंने ऐसे इमेजिनेशन लाइन से शो किया। ये बेचारा यहाँ से हटना चाह रहा है, ये दोनों काम साथ साथ हो रहे हैं,
हम देख रहे हैं कि एट ए टाइम कार्बन पेंटावैलेंट है और हम अच्छे से जानते हैं कि कार्बन पेंटावैलेंट नहीं हो सकता। कार्बन की वैलेंसी ओनली 4 होती है। हम 4 से कम या ज़्यादा अपनी इच्छा से उसकी वैलेंसी को नहीं बढ़ा सकते, घटा सकते। इस स्टेट को ट्रांजिशनल स्टेट बोला जाता है या संक्रमण अवस्था बोला जाता है। ये बिल्कुल ही अनस्टेबल है। फाइनली ये खूब इसको धक्के मारेगा कार्बन को, कार्बन इसको धक्के मारेगा, क्लोरीन बेचारा यहाँ से हट जाएगा और ये न्यूक्लियोफाइल इसके बैक में आकर के जम जाएगा। तो हुआ क्या कंप्लीट रिएक्शन में? फिर से वही चीज़, एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को धक्का मार के भगा दिया, घर से बेघर कर दिया, खुद वहाँ पर आकर के बैठ गया। यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो ये है। अब ये बाईमॉलिक्यूलर कैसे है वो समझते हैं। पहले इसे क्लियर कर लेते हैं। इसने सामने से आक्रमण नहीं किया, करना तो चाह रहा था, कर नहीं पाया। क्यों नहीं कर पाया? ये क्या है? नेगेटिवली चार्ज्ड। क्लोरीन भी एक न्यूक्लियोफाइल है, नेगेटिवली चार्ज्ड। दोनों जब पास आए, हाईएस्ट रिपल्शन हुआ, भाग गया बेचारा। अब ये जाकर के दुश्मनों की तरह बैक में अटैक करेगा, उसकी कमर में खंजर घोंप देगा। फिर यहाँ आकर के बैठा, इसने कार्बन से खूब धक्का मुक्की की, कार्बन ने इसको धक्का दिया, ये गया और ये यहाँ पर बैठ गया। ये तो हो गई पूरी हमारी एक SN2 मैकेनिज़्म। तो थोड़ी सी चीज़ें हमें यहाँ पर याद रखनी है, बिल्कुल ध्यान से सुनो। SN1 2 स्टेप्स में पूरी हो रही थी, ये ओनली 1 स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। SN1 में एक मीडिएटर बन रहा था, मध्यवर्ती बन रहा था, उसको हमने कार्ब कैटायन नेम दिया। यहाँ पर कोई मध्यवर्ती, कोई मीडिएटर नहीं बनता। SN2 के लिए हमेशा याद रखना, कोई मीडिएटर, कोई मध्यवर्ती नहीं बनता है। इसमें केवल एक ट्रांजिशनल स्टेट होती है, पेंटावैलेंट कार्बन होता है, बिल्कुल जल्दी से ब्रेक होकर के वह ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। न्यूक्लियोफाइल उसके बैक में जम जाता है और पहला वाला न्यूक्लियोफाइल यहाँ से चला जाता है। ठीक है, ये हो गई हमारी SN2 मैकेनिज़्म। अब ये बाईमॉलिक्यूलर कैसे है वो देखते हैं। मान लेते हैं कि इस केमिकल रिएक्शन के लिए हमें बोला जाए रेट ऑफ रिएक्शन लिखो। तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए हम क्या करते हैं? रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करता है? किसी भी केमिकल रिएक्शन की रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर। हम देख रहे हैं कि ये एक स्टेप में ही पूरी हो रही है और इस स्टेप में दो रिएक्टेंट्स है यहाँ पर, एक तो एल्किल हैलाइड और एक है न्यूक्लियोफाइल। तो हमको दोनों ही लिखने पड़ेंगे। SN1 के लिए तो पहला स्टेप ही डिक्लेयर हो चुका था और पहले स्टेप में केवल एल्किल हैलाइड ही था, जबकि यहाँ पर एक ही स्टेप में पूरी हो रही है और उस स्टेप में दो रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए हमें किसी भी रिएक्शन के रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन लिखनी पड़ती है और यहाँ पर एक एल्किल हैलाइड और एक न्यूक्लियोफाइल, दो रिएक्टेंट्स हैं। तो हम लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू K। ये लिखना पड़ता है, ये रेट कांस्टेंट है, हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ चुके हैं। फिर आ जाएगा फर्स्ट रिएक्टेंट और ये सेकेंड रिएक्टेंट। ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो दो रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करे तो उसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 हो जाती है। 2 मॉलिक्यूलरिटी है तो हम बोलेंगे इस कंप्लीट रिएक्शन को बाईमॉलिक्यूलर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि SN2 क्यों लिखा जाता है। 2 फॉर बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये हो गई हमारी SN1 और SN2। अब हम देखेंगे SN2 रिएक्शन के लिए हाईएस्ट रिएक्टिविटी कौन शो करता है। जैसे उसमें 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, 3 डिग्री कार्ब कैटायन हाईएस्ट शो कर रहा था। इसके लिए उल्टा कार्यक्रम चलेगा। इसमें 1 डिग्री एल्किल हैलाइड्स जो होते हैं वो हाईएस्ट रिएक्टिविटी शो करते हैं। उससे कम 2 डिग्री एल्किल हैलाइड और उससे भी कम 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। ऐसा क्यों होता है? 1 डिग्री एल्किल हैलाइड जो है वो हाईएस्ट रिएक्टिविटी क्यों शो करता है SN2 मैकेनिज़्म के लिए, वो देख लेते हैं कि कौन सा एल्किल हैलाइड SN2 के लिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करता है। पहले मैं आपको बता देती हूँ, न्यूक्लियोफाइल आता है क्लोरीन को यहाँ से हटाने के लिए, बट ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है, नेगेटिवली चार्ज, ये भी नेगेटिवली चार्ज, तो दोनों में हाईएस्ट रिपल्शन होने लगता है।
तो फिर ये यहाँ से बैक अटैक करता है, ठीक है। बैक अटैक करके यहाँ पर एक ट्रांजिशनल स्टेट बन जाती है और फिर फाइनली यहाँ से क्लोरीन हट जाता है और एक न्यूक्लियोफाइल बैक में बैठ जाता है। तो यहाँ पर ये वाली रिएक्शन जो है SN2, इसके लिए सबसे ज़्यादा कौन रिएक्टिविटी शो करता है? तो हम देखते हैं ये है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड ही हाईएस्ट रिएक्टिविटी शो करते हैं SN2 रिएक्शन के लिए। ऐसा क्यों होता है? अब न्यूक्लियोफाइल आएगा यहाँ पर अटैक करने के लिए, पर यहाँ सामने से तो अटैक कर नहीं पाएगा। यहाँ पर मैंने एक मिथाइल ग्रुप ऐड कर रखा है, ठीक है। H हटा दिया और यहाँ पर एक और मिथाइल ग्रुप लगा दिया। ये एक बल्कि ग्रुप है, तो फिर वो घबराएगा नहीं न्यूक्लियोफाइल। एक बार तो डरेगा, ये बल्कि ग्रुप बैठा है, स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पर क्रिएट होगी, त्रिविम बाधा उत्पन्न होगी। बट ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा और वो यहाँ से अटैक कर देगा, ठीक है। फिर मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर एक और बल्कि ग्रुप मिथाइल ग्रुप लगा देती हूँ, तो थोड़ी सी और त्रिविम बाधा, स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट होती है, तो थोड़ा सा न्यूक्लियोफाइल घबरा जाता है। अब मैं कैसे अटैक करूँ? यहाँ से अटैक कर नहीं पा रहा हूँ, यहाँ से भी अटैक कर नहीं पा रहा हूँ। अब मैं क्या करती हूँ, तीनों जगह यहाँ पर बल्कि ग्रुप लगा देती हूँ। मिथाइल ग्रुप मैंने कार्बन के तीनों तरफ लगा दिए और यहाँ पर हेलोजन है, तो न्यूक्लियोफाइल सामने से तो बेचारा अटैक कर ही नहीं पा रहा था, तो उसने रास्ता खोजा बैक अटैक करने का। अब मैंने बैक अटैक करने के भी सारे रास्ते बंद कर दिए, तीनों जगह यहाँ पर मैंने मिथाइल ग्रुप लगा दिया, तो अब वह पूरी तरह से बिल्कुल कंट्रोल में आ चुका है, रिएक्शन कर ही नहीं पा रहा। कहने का मतलब SN2 के लिए रिएक्टिविटी कौन शो करता है सबसे ज़्यादा? 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, उसके बाद में 2 डिग्री एल्किल हैलाइड और उसके बाद में 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। इसका रीज़न क्या है? स्टेरिक हिंड्रेंस, त्रिविम बाधा। जितनी कम त्रिविम बाधा होगी, न्यूक्लियोफाइल बैक अटैक अच्छे से कर पाएगा, ठीक है। कहने का मतलब नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप कम होने चाहिए, ये है SN2 के लिए। SN1 में इसका बिल्कुल उल्टा चलता था, तो ये मैंने आपको बता दिया SN1 क्या है, SN2 क्या है। एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है, वो भी फटाफट मैं आपको समझा देती हूँ। ये तो हो गया पूरा हमारा SN1 SN2। अब हमें अगर कोई पूछे कि एल्किल हैलाइड्स मैं आपको दे देती हूँ, जैसे मैं आपको बताती हूँ, एल्किल हैलाइड्स खूब सारे होते हैं, इनकी भी तो रिएक्टिविटी होती होगी। ये तो पूरा न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड कर रहा था। अब जैसे मैं आपको दे देती हूँ, एक तो एल्किल आयोडाइड, एक मैं आपको दे देती हूँ एल्किल ब्रोमाइड, फिर मैं आपको दे देती हूँ एल्किल क्लोराइड और एक दे देती हूँ एल्किल फ्लोराइड। और फिर मैं आपसे पूछती हूँ, इन सब में से कौन सा एल्किल हैलाइड SN1 के लिए भी SN2 के लिए भी बहुत अच्छी रिएक्टिविटी शो करेगा? तो हम देखते हैं, एल्किल जो है वो तो आपको पता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर हैलाइड ग्रुप जो ऐड हो रहा है उसकी साइज़ देखते हैं हम। ये एल्किल आयोडाइड, ये एल्किल ब्रोमाइड, ये एल्किल क्लोराइड और ये एल्किल फ्लोराइड। आइडो, ब्रोमो, क्लोरो एंड फ्लोरो, ये सारे ग्रुप 17 के हैं, हैलाइड्स है। और हमें अच्छे से पता है ग्रुप में सबसे ऊपर फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन और फिर आयोडीन प्रेजेंट रहते हैं। जो सबसे ऊपर है उसकी साइज़ बहुत स्मॉल रहती है। फिर जैसे जैसे हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं, एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होती है। तो आयोडीन सबसे नीचे है प्रेजेंट, वैसे तो एस्टेटाइन होता है बट उसको हम अभी काउंट नहीं कर रहे हैं बिकॉज दैट इज़ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो यहाँ पर आयोडीन की बात करते हैं, तो आयोडीन का एटॉमिक साइज़ बहुत बड़ा होता है क्योंकि वह अपने ग्रुप में सबसे नीचे प्रेजेंट है। तो यहाँ पर इसकी साइज़ जो है वो बहुत बड़ी। देन ब्रोमीन उससे जस्ट ऊपर, देन क्लोरीन उससे ऊपर, फ्लोरीन सबसे ऊपर है, फ्लोरीन बहुत स्मॉल है। तो यहाँ पर इसका साइज़ बहुत बड़ा, ये छोटा, ठीक है। फिर ये छोटा, ये थोड़ा सा बड़ा, ये छोटा, ये भी छोटा, ये दोनों छोटे, ठीक है। तो इसके बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत आसान है। दो ऐसे ग्रुप्स जिनके एटम की साइज़ में बहुत ज़्यादा अंतर हो, तो हम उनके बॉन्ड को जाकर के इजीली ब्रेक कर सकते हैं, उनकी दोस्ती को तोड़ सकते हैं हम। यहाँ पर इनकी दोस्ती को तोड़ना बहुत मुश्किल होगा, बहुत टाइटली बंधे हुए हैं तो इनको तोड़ना मुश्किल है। ये टूट सकता है बहुत इजीली, ये थोड़ा इजीली, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी।
तो फॉर SN1 एंड SN2 दोनों ही मैकेनिज़्म के लिए एल्किल आयोडाइड हमारा हीरो है, हाईएस्ट रिएक्टिविटी शो करता है। तो एल्किल आयोडाइड इज़ ग्रेटर देन एल्किल ब्रोमाइड इज़ ग्रेटर देन एल्किल क्लोराइड इज़ ग्रेटर देन एल्किल फ्लोराइड। कहने का मतलब SN1 SN2 दोनों ही रिएक्शंस के लिए एल्किल आयोडाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करता है। ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट SN1 एंड SN2। अब आप इन दोनों में डिफरेंस भी आराम से लिख सकती हो। मेरी वीडियो को आराम से देखो, स्टेप्स को पढ़ो, उसके बाद में आप SN1 SN2 में डिफरेंस लिख सकती हो। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, इसके बेस पर छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरे को ऐसा लगता है आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आता है या कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। नेक्स्ट टॉपिक के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करें।